सल्तनत उस्मानिया की तारीख में एक बड़ा ही दिलचस्प सुल्तान गुजरा है। एक ऐसा हुक्मरान जिसके दौर में सल्तनत अपनी बुलंदियों पर भी पहुंची और फिर उसी के दौर में जवाल का शिकार भी हुई। ये कहानी है सुल्तान मोहम्मद चहारुम की, जो सुलेमान आली शान के बाद दूसरे सबसे तवील अरसे तक हुकूमत करने वाले सुल्तान थे। तो चलें आज इनके दौर के इस हैरत अंगेज तजाद को समझते हैं। यही सवाल तो सुल्तान मोहम्मद चहारुम के पूरे दौरे हुकूमत का निचोड़ है। सोचने की बात है ना कि आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ कि एक ही हुक्मरान के तहत सल्तनत ने अपनी तारीख की सबसे बड़ी तोसी देखी और फिर एक ऐसी तबाहकुन शिकस्त का सामना किया जो सल्तनत के जवाल का आगाज बन गई। यही तजाद, यही उतार चढ़ाव इनकी कहानी को बहुत दिलचस्प बनाता है। अच्छा, तो इस कहानी को समझने की जो चाबी है ना, वो उनके लक़ब शिकारी में ही छुपी हुई है। ये नाम सिर्फ उनके एक शौक की तरफ इशारा नहीं करता, बल्कि ये उनकी शख्सियत और हुक्मरानी के उन तमाम मुतज़ाद पहलुओं को भी ज़ाहिर करता है जिन्होंने सल्तनत की तकदीर लिखी। और ये कोई मामूली शौक नहीं था, बल्कि एक जुनून था जो उनके हुक्मरानी पर तकरीबन हावी हो गया। उनका ज़्यादातर वक्त महल की सियासत से दूर शिकार गाहों में गुजरता था। अब इस गैर मौजूदगी का नतीजा ये निकला कि एक तरफ तो उनके वुज़रा को बेपनाह ताकत मिली, लेकिन दूसरी तरफ वो खुद सल्तनत के अहम तरीन फैसलों से बिल्कुल दूर हो गए। उनके 39 साला दौरे हुकूमत को समझना हो तो इसे दो तस्वीरों में देखा जा सकता है। एक तस्वीर में फुतूहात का सूरज तुलू हो रहा है और दूसरी तस्वीर में शिकस्त के गहरे स्याह बादल मंडला रहे हैं। एक ही सुल्तान के तहत उरूज और जवाल की ये कहानी सल्तनत उस्मानिया की तारीख के एक बहुत ही फैसलाकुन मोड़ को बयान करती है। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इनकी कहानी का आगाज़ ही सदमों और अफरा तफरी से होता है। वो एक ऐसी सल्तनत के वारिस बने जो अंदरूनी तौर पर टूट फूट का शिकार हो चुकी थी। सिर्फ 6 साल की उम्र, जरा सोचिए तो, एक बच्चा जिसे दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर सल्तनतों में से एक का तख्त सौंप दिया गया था। ये दिल दहला देने वाला वाक़या उस पुरतशद्दुद और ख़तरनाक माहौल की अक्कासी करता है जिसमें उनकी परवरिश हुई। ये सिर्फ एक ज़ाती सदमा नहीं था, बल्कि ये उस दौर के महल्लात की साजिशों और बेरहमी का भी एक सबूत था। उनकी हुक्मरानी के इब्तिदाई 10 साल इसी अफरा तफरी का सबूत हैं। 1648 में वो तख्त पर बैठे। सिर्फ 3 साल बाद 1651 में उन्हें अपनी दादी, जो उस वक्त सल्तनत की सबसे ताकतवर खातून थीं, कुसम सुल्तान, उनकी सजाए मौत पर रजामंदी देनी पड़ी। 1656 तक तो बगावतें और सियासी कत्लो-गारत उरूज पर थे, जब तक कि एक नए और ताकतवर वजीर आज़म कोपोरोलो मोहम्मद पाशा ने आकर हालात को संभाला। और यहाँ से कहानी का धारा बिल्कुल बदल जाता है। ये मोहम्मद चहारुम के दौरे हुकूमत का वो हिस्सा है जिसे हम उरूज का दौर कह सकते हैं, और इसका सेहरा जाता है कोप्रोलो ख़ानदान के वज़राए आज़म को। कोप्रोलो ख़ानदान के इन पासिर वज़रा ने बिखरती हुई सल्तनत को जैसे दोबारा अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। उन्होंने फ़ौज और इंतज़ामिया में ज़बरदस्त इस्लाहात की और फतूहात का एक नया सिलसिला शुरू कर दिया। और इस दौरान सुल्तान मोहम्मद चहारुम कहाँ थे? जी हाँ, वो अपने पसंदीदा मशगूलों यानी शिकार और मजहबी उमूर में मसरूफ़ रहे। और इस दौर की कामयाबियां वाकई हैरानकुन थीं। वेनिस से बहिराए एजियन के जज़ायर वापस लिए गए, क्रीट की तवील और मुश्किल फतह आखिरकार मुकम्मल हुई और सल्तनत की सरहदें ट्रांसिल्वेनिया से होती हुई पोलैंड और यूक्रेन तक फैल गईं। ये सल्तनत की खोई हुई ताकत की एक ज़बरदस्त वापसी थी। ये एक सादा सा जुमला है, लेकिन बहुत ताकतवर। मोहम्मद चहारुम के दौर में सुल्तान उस्मानिया का रक़बा तारीख में अपनी इंतहा पर पहुंच गया था। ये था उनकी हुक्मरानी का उरूज। लेकिन कहते हैं ना कि तारीख का पहिया हमेशा घूमता है। उरूज के उसी दौर में ही ज़वाल के बीज भी बोए जा रहे थे, और वो एक ही वाक़ये के बाद फूट पड़े। एक ऐसा वाक़या जो सल्तनत की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो मैदान लगने वाला था वियना के बाहर, जहां 2 अजीम ताकतें टकराने वाली थीं। एक तरफ उस्मानी फौज थी जो अपनी ताकत के उरूज पर थी, और दूसरी तरफ यूरोप की मुत्तहिदा अफवाज थीं जो अपने दिफा के लिए इकट्ठी हो गई थीं। साल था 1683। ये वो साल है जब वियना का मुहासरा किया गया। एक ऐसा लम्हा जो ना सिर्फ उस्मानी बल्कि पूरी यूरोपी तारीख का एक फैसलाकुन मोड़ साबित हुआ।
پولش گھوڑ سواروں کے ایک اچانک اور تباہ کن حملے نے جنگ کا پانسا ہی پلٹ دیا۔ عثمانی فوج کو ایسی شکست ہوئی جس کی تاریخ میں مثال ملنا مشکل ہے۔ یہ صرف ایک جنگ کی ہار نہیں تھی، یہ ایک نئے مشکل دور کا آغاز تھا۔ ویانا کی اس تباہی کے بعد سلطنت کی قسمت تیزی سے زوال کا شکار ہونے لگی۔ اب ہم کہانی کے آخری اور تاریک باب کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وینا کی شکست نے واقعات کا ایک ایسا سلسلہ شروع کیا جسے کوئی روک ہی نہیں سکا۔ پہلا ڈومینو گرا، عظیم ترک جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اس کے بعد ہولی لیگ نے عثمانیوں کو پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا۔ ان شکستوں کی وجہ سے فوج میں بغاوت پھیل گئی اور پھر آخری ڈومینو گرا، خود سلطان اس بغاوت کی زد میں آ گئے۔ ستم ظریفی دیکھیے، جس فوج نے انہیں اتنی فتوحات دلائی تھیں اور سلطنت کو عروج پر پہنچایا تھا، اسی فوج نے چند فوجی ناکامیوں کے بعد انہیں تخت سے اتار پھینکا۔ ان کا 39 سالہ طویل دور حکومت محل کی قید میں ختم ہوا۔ تو آخر میں ہم محمد چہارم کو کیسے یاد رکھیں؟ جنگجو کے طور پر، شکاری کے طور پر، یا ایک ناکام حکمران کے طور پر؟ ان کی میراث اتنی ہی پیچیدہ ہے جتنا ان کا دور حکومت تھا۔ یہ ٹیبل ان کی میراث کے گہرے تضادات کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ ایک طرف تو انہیں غازی یعنی مقدس جنگجو کہا جاتا ہے، جن کے دور میں سلطنت نے اپنی تاریخ کی سب سے بڑی وسعت دیکھی، تو دوسری طرف ان کا دور تاریخ کی بدترین فوجی شکستوں اور وسیع علاقوں کے ہاتھ سے نکل جانے پر ختم ہوا۔ تو آخر وہ کون تھے؟ ایک متقی جنگجو، ایک لاپرواہ شکاری جو اپنی ذمہ داریوں سے بالکل غافل تھا، یا محض اپنے اس ہنگامہ خیز وقت کی پیداوار تھے؟ شاید سچ ان تمام کرداروں کے بیچ میں ہی کہیں پوشیدہ ہے۔ ان کی کہانی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ تاریخ میں کسی بھی شخصیت کو صرف سیاہ اور سفید میں نہیں دیکھا جا سکتا۔